मूवी की शुरुआत एक मिलिट्री बेस के इमरजेंसी अलार्म से होती है, जिसे सुनकर सभी सोल्जर्स अपने हथियार लेकर बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। बाहर आने के बाद सभी सोल्जर्स को बताया जाता है कि उनकी बेस की तरफ 3 किलोमीटर दूर से कई दुश्मन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे हैं और उनका साइज आम इंसान से कहीं ज़्यादा है। इसके बाद उनका मेजर सभी को हथियार के साथ अलर्ट रहने के लिए कहता है। अगले सीन में 1 महीने पहले मॉस्को शहर के एक होटल में ओलेग और एलेना डेट कर रहे होते हैं, जहां ओलेग एलेना को बताता है कि वो आर्मी में है और वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर आया है। उसके डैड भी पहले आर्मी में थे और उसका भाई भी सीरिया में स्पेशल फोर्सेस में है। अब वो दोनों एक होटल में रात बिताने के लिए रुकते हैं। इसी बीच पेरिस में एक प्लेन लैंड करने वाला होता है। तभी अचानक प्लेन की लाइट अपने आप बंद हो जाती है और उसमें बैठे सभी लोग मरने लगते हैं, जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। अब केवल यही प्लेन ही नहीं बल्कि पृथ्वी का पूरा हिस्सा अंधेरे में छाने लगता है, केवल एक जगह को छोड़कर। उधर ओलेग अपने कमरे के बाहर देखता है कि शहर में पेट्रोलिंग कर रहे ड्रोन अचानक से ठप हो जाते हैं, जिसे देखकर ओलेग और एलेना अपने कमरे से बाहर निकलकर होटल के लॉबी में आ जाते हैं, जहां पर उन्हें न्यूज से पता चलता है कि पूरी दुनिया में सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें अपने आप बंद हो गई हैं, जिससे अब वे लोग किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और ये सब कोई प्राकृतिक आपदा है या कोई हमारे खिलाफ जंग छेड़ रहा है, इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस खबर को सुनकर होटल में मौजूद सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। अब आर्मी वाले अपने एक सोल्जर ग्रुप को क्विक रिकॉन मिशन के लिए किरो नाम के एक शहर में भेजते हैं, जहां पर उन्होंने पहले ड्रोन को भेजा था, लेकिन उनमें से कोई ड्रोन वापस लौटकर नहीं आया था। इस सोल्जर्स ग्रुप को मेजर डोल्मातो लीड कर रहा होता है और उनके साथ वहां मिलने वाले सुराग को रिकॉर्ड करने के लिए एक रिपोर्टर भी आई होती है, जिसका नाम ओलिया होता है। अब वे लोग शहर में पहुंच चुके होते हैं और वहां के एक मॉल में जांच करने के लिए जाते हैं। वे लोग वहां पर उजाला करने के लिए स्पेशल फ्लाइम लाइट का यूज करते हैं और जैसे ही वहां पर उजाला होता है तो वो लोग देखते हैं कि वहां पर मौजूद सभी लोग मर चुके हैं। वहां पर सभी लोगों को मरा देखकर वो लोग बहुत चकित हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का कोई हमला भी नहीं हुआ था। इसके बाद वो लोग और जानकारी इकट्ठा करने के लिए अलग अलग होकर पास के ही एक बिल्डिंग में जाते हैं, जहां पर उन्हें सभी चीजें अपनी जगह पर ठीक ठाक दिखाई देती हैं। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब अचानक हुआ है और इसके बारे में लोगों को कुछ भी पता नहीं था। उनमें से एक सोल्जर्स बिल्डिंग में अकेले को ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक एक मिस्टीरियस जीव उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसकी मदद करने के लिए बाकी की टीम उसकी तरफ भागने लगती है। वो लोग जैसे ही उस सोल्जर्स के पास में पहुंचते हैं तो वो जीव उन्हें देख लेता है और उस सोल्जर का गन लेकर खिड़की के रास्ते बिल्डिंग से कूदकर भागने लगता है। अब सभी सोल्जर्स उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उन गोलियों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वे लोग उस घायल सोल्जर्स को प्लेन में लाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने उस जीव का चेहरा देखा था। फिर वो सोल्जर बताता है कि इस जीव ने मेरे ऊपर अचानक हमला किया था और मेरी आंखों में तेज रोशनी मारी, जिससे मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और फिर उसने मेरी गन छीन ली। इसके बाद वो लोग अपने हेडक्वार्टर लौट जाते हैं। अब इसके 1 महीने बाद न्यूज में बताया जाता है कि अब तक लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा रूसी लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए गवर्नमेंट सभी नागरिकों से शांत रहने की अपील कर रही है। लेकिन सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होकर प्रे कर रहे हैं, क्योंकि अब सभी लोग ये मान चुके हैं कि दुनिया का अंत अब नजदीक है। इसी बीच उन्हीं नागरिकों में से एक यूरा नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जिसे आर्मी में शामिल होने के लिए एक लेटर मिलता है। यूरा अपने माँ के साथ रहता है, जो अल्जाइमर रोग से पीड़ित होती है, इसलिए यूरा अपनी माँ को अकेला छोड़कर आर्मी में नहीं जाना चाहता था। बहुत सोचने के बाद वो आर्मी में जाने के लिए तैयार हो जाता है और जब वो बेस पे जाने के लिए निकलता है तो दुनिया की प्रेजेंट स्थिति को नोटिस करता है, क्योंकि सड़कों पर तबाही को देखने के लिए सिर्फ 1 महीने का ही समय काफी था। अंत में यूरा ओलेग की टीम में शामिल हो जाता है, जहां डोल्मातो और कर्नल मरीना द्वारा वर्तमान स्थिति के बारे में बताया जाता है कि मॉस्को, बेलारूस, यूक्रेन और फिनलैंड के कुछ हिस्सों में केवल बिजली पाई जा सकती है, इसलिए इस एरिया को सर्कल ऑफ लाइफ कहा जाता है और जिस शहर में अंधेरा है उस शहर को क्वारंटीन जोन माना जाता है। कर्नल मरीना बताती है कि हमारे कुछ रेडकॉन टीम डेड बॉडीज के साथ वापस आए हैं और उन डेड बॉडीज की ऑटोप्सी करने के बाद पता चला है कि उन सबकी मौत की असली वजह न्यूरोटॉक्सिन है, जो ह्यूमन बॉडी द्वारा प्रोड्यूस केमिकल है। वो वहाँ के नए टीम को 2 काम करने के लिए कहती है। पहला काम कि वो लोग साइंटिस्ट के लिए सुराग खोज कर लाएं, जिससे वो न्यूरोटॉक्सिन के पीछे के कारण को समझ सकें, और दूसरा काम कि वो लोग क्वारंटीन जोन के अंदर जाकर संसाधनों को इकट्ठा करें, क्योंकि अब मॉस्को के पास संसाधनों की कमी आ गई है। और पहले भी उन लोगों ने वहाँ पर कई टीम को भेजा था, लेकिन उनमें से कोई भी बचकर वापस नहीं आया था, इसलिए वो सभी को बहुत सावधानी से इस काम को करने के लिए कहती है। इसके बाद वहाँ पर और भी वॉलंटियर्स आते हैं, जिनमें एलेना भी होती है। एलेना को वहाँ पर देखकर ओलेग सरप्राइज हो जाता है। तभी अचानक हमले की चेतावनी वाला एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है और सभी लोग अपने हथियार को लेकर बाहर की तरफ भागने लगते हैं। बाहर आकर सभी सोल्जर्स बेस और क्वारंटीन जोन के बॉर्डर पर इकट्ठा हो जाते हैं। उनका मेजर सभी सोल्जर्स को बताता है कि उनकी बेस की तरफ 3 किलोमीटर दूर से कई दुश्मन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे हैं और उनका साइज आम इंसान से कहीं ज्यादा। इसके बाद उनका मेजर सभी को हथियार के साथ अलर्ट रहने के लिए कहता है। तभी अचानक से पूरे बेस की लाइट बंद हो जाती है और उनका मेजर वहां पर उजाला करने के लिए कई बार अपने फ्लेयर गन को फायर करता है। तभी उनकी तरफ कुछ स्ट्रेंज क्रिएचर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं।
जिससे सभी सोल्जर्स उनके ऊपर ओपन फायरिंग करने लगते हैं। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां वो लोग घायल होकर किसी बड़े से जानवर के नीचे दबा होता है। तभी यूरा की नज़र उस पर पड़ती है और वो उस बड़े जानवर को क्रेन की मदद से हटाता है, जो कि एक बड़ा सा भालू होता है। इसके बाद बार्टर की दूसरी तरफ ढेर सारे भालू की लाश दिखाई देती है जिनको रात में सोल्जर्स ने मार गिराया था। अब ओलेग को इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाया जाता है जहां उसके पास में एलेना आती है और बताती है कि वो एक डॉक्टर है। एलेना के बारे में जानकर ओलेग बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि एलेना ने डेट वाले दिन उसे कुछ भी नहीं बताया था। एलेना उसके बॉडी को स्कैन करती है और उसकी घाव पर दवा लगाती है और जब उसे दर्द होने लगता है तो वो उसे किस करने लगती है जिससे उसका दर्द शांत हो जाता है। दूसरी तरफ मरीना से डोल्मा तो भालू के झुंड में हमला करने के कारण को जानने की कोशिश करता है, जिसमें मरीना उसको बताती है कि सेंसर्स नाम के लोग हमारी मदद कर सकते हैं क्योंकि ब्लैक आउट के प्राइमरी इवेंट के बाद उन लोगों को सुपर पावर्स मिली है और मैंने खुद ही उन लोगों पर रिसर्च और स्टडी किया। वो लोग सब कुछ जानते हैं जो हम लोग नहीं जानते। उनका दिमाग डेटा रिसीव करता है जिससे रेडियो सिग्नल रिसीव करता है। वो बताती है कि हम उस डेटा को समझ नहीं पा रहे हैं और ये भी नहीं जानते कि वो लोग इस तरह से कैसे बने। वो बताती है कि उनमें से सबसे ताकतवर सेंसर जिसका नाम सासा है, उसे प्राइमरी इवेंट के दौरान चोट लग गई थी। उसे वो लोग मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर आए थे और हम उसकी मदद से कुछ भी पता कर सकते हैं। इसके बाद सासा को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जिससे ब्लैकआउट के बाद से एक रहस्यमयी गंजे आदमी के बारे में बुरे बुरे सपने आते हैं। आज उसे मिलने के लिए चेन्नैया नाम का एक लड़का आता है और वो बताता है कि उसे ईद नाम के एक आदमी ने भेजा है। वो सासा को बताता है कि ब्लैक आउट के पहले वेव ने इलेक्ट्रॉनिक्स की सभी चीज़ों को खत्म कर दिया, दूसरी वेव ने सभी जैविक जीवों को खुद ही मरने पर मजबूर कर दिया और तीसरी वेव से क्वारंटीन जोन में जो भी लोग अभी जिंदा बचे हुए हैं उन लोगों को भी मार दिया जाएगा। चेन्नई उसे बताता है कि क्वारंटीन जोन के बाहर 160 मिलियन लोग हैं जिनकी खुद की सोच खत्म हो चुकी है और वो कभी वापस भी नहीं आएगी, जिससे वो और भी खतरनाक बन चुके हैं। अब हमें यहाँ ये समझ आ जाता है कि मिलिट्री के ऊपर भालू ने क्यों हमला किया था। चेन्नई उसे बताता है कि तीसरी वेव आने से पहले हमें उन्हें रोकना हो और उन्हें रोकने के बारे में केवल ईद को ही पता है। वो सासा को ईद की मदद करने के लिए कहता है ताकि वो उस आदमी को रोक सके जो क्वारंटीन जोन के बाहर लोगों को कंट्रोल कर रहा है। सासा उसे ये सब करने से मना कर देता है और उसे वहां से बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आते हैं तो उन्हें चेन्नई दिखाई नहीं देता है, जिससे उन्हें लगता है कि सासा को हेलुसिनेशन हो रहा है, इसलिए वो डॉक्टर को बुलाते हैं। नेक्स्ट सीन में आउटपोस्ट पर सभी सोल्जर्स मिशन के लिए क्वारंटीन जोन की तरफ निकल जाते हैं। इसके साथ में ओलिया भी होती है और वो रास्ते में यूरा से कुछ सवाल पूछती है, जिस पर यूरा बताता है कि जो कुछ भी हुआ है उसे उसका कोई अफसोस नहीं है क्योंकि ये सब होने की वजह से उसकी जिंदगी बदल गई है। पहले वो केवल टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन इस घटना के होने की वजह से आज वो एक आर्मी सोल्जर है। अब वो सब क्वारंटीन जोन में पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर वो डिस्ट्रॉय हुए टैंक और बिल्डिंग को काट कर बनी हुई खाई को देखकर समझ जाते हैं कि तीसरी वेव पहले ही शुरू हो चुकी है। इसके बाद न्यूज में बताया जाता है कि जिस टीम को क्वारंटीन जोन की जांच करने के लिए भेजा गया था उनके द्वारा भेजे गए फुटेज से बाकी की बची हुई पॉपुलेशन दहशत में आ गई है, जिससे दंगे हो रहे और शहर में क्राइम रेट भी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार लोगों से वादा करती है कि वो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि उनकी सरकार उनसे कुछ छिपा रही है। अब मिलिट्री ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करने के लिए सोल्जर्स को कई ग्रुप में बांट देती है। ओलेग ग्रुप 4 के साथ एक छोटे से गांव कारकी में हर घर को चेक करके आगे जाकर कहीं बेस्ट लोकेशन देखकर कैंप करने की सोचता है। वो लोग 2 टीमों में बढ़कर घरों की छानबीन करने के लिए बढ़ते हैं। उनमें से एक सोल्जर वहां पड़े एक कंटेनर के दरवाजे को खोलता है जिसमें से ढेर सारे लोहे की रॉड बाहर गिरती, जिससे उस सोल्जर का पैर जख्मी हो जाता है। अब बाकी के सोल्जर डॉक्टर के आने तक एक घर में रुकने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ यूरा और रिपोर्टर ओलिया ग्रुप 7 में होते हैं और शाम होने की वजह से रात गुजारने के लिए वो लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग में रुक जाते हैं। सुबह होने के बाद टीम 4 के पास एलेना आती है और वो उस सोल्जर के घाव को देखकर बताती है कि इसे मेरे साथ मॉस्को जाना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन की वजह से इसका पैर काटना पड़ेगा। उधर ग्रुप 7 ने भी एक अपार्टमेंट में अपनी रात बिताई और सुबह होने के बाद जब वो नाश्ता कर रहे होते हैं तो यूरा की नजर एक स्टोर पे पड़ती है, जिसे देखकर उसे कुछ अजीब लगता है। वह ओलिया के कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करता है और देखता है कि जब वो लोग अपार्टमेंट में आए थे तो स्टोर का दरवाजा बंद था और सुबह होने पर वो दरवाजा खुला हुआ है। अब यूरा और कुछ सोल्जर स्टोर के अंदर जाते हैं और उन्हें वहां पर किसी के आने के सबूत मिलते हैं, इसलिए वो लोग वहां पर एक टैग बिछाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ सासा हॉस्पिटल के बाहर ताज़ा हवा लेने के लिए निकला होता है, तब उसके पास में अचानक एक अनजान आदमी आ जाता है। वो सासू को बताता है कि उसका नाम ईद है और उसके बारे में चेन्नई ने उसे पहले ही बताया था। ये सुनकर सासू को लगता है कि उसे फिर से भ्रम हो रहा है, लेकिन ईद उसे बताता है कि तुम्हें भ्रम नहीं हो रहा है, मैं सच में यहाँ हूँ। वो सासा को बताता है कि चेन्नई का केवल तुमसे मेंटल कनेक्शन था और मैंने ही तुम्हारे माइंड कनेक्ट किए थे। ईद उसे बताता है कि पहली वेव के समय तुम बॉर्डर पे थे, पर तुम औरों की तरह से गुलाम नहीं बने, लेकिन अब तुम नॉर्मल इंसान भी नहीं हो। ईद उससे कहता है कि जो गुलामों को कंट्रोल करता है तुम उसे ढूंढ सकते हो क्योंकि तुमने उसे अपने सपने में देखा है।
सासा को इसकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होती है कि वो क्या कह रहा है, इसलिए वो उसकी मदद करने से मना कर देता है। इसके बाद ईद पहली बार अपना चेहरा रिवील करता है, जिसे देखने के बाद पता चलता है कि वो इंसान नहीं बल्कि इंसानों की तरह से दिखने वाला एक एलियन है। तभी वहाँ पर मरीना भी कुछ सोल्जर्स के साथ आ जाती है और वो लोग ईद के ऊपर अपनी गन को तान देते हैं। लेकिन अचानक ईद अपनी आंखें बंद करता है और कुछ पल बाद सभी सोल्जर्स ईद को छोड़कर मरीना के ऊपर गन को तान देते। ईद अपने मेंटल पावर का यूज करके उन सोल्जर्स को ये दिखाता है कि वो मरीना है और मरीना ईद है। इसे देखकर मरीना एकदम से घबरा जाती है। ईद मरीना को बताता है कि उसके जैसे जल्दी ही लाखों यहाँ होंगे और वो सब केवल इंसान को खत्म करना चाहते हैं। वो बताता है कि मैं इंसानों के पक्ष में हूँ और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर तुम मेरी बात सुनो तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद मरीना उससे कहती है कि तुम इंसान तो नहीं हो, आखिर कौन हो तुम। ईद उसे बताता है कि तुम्हारी भाषा में मैं वो हूँ जिसे भगवान कहा जाता है। वो बताता है कि वो और उसके लोग गैलेक्सी के एक प्लेनेट पर रहने वाले एलियन हैं और वो 2 लाख साल पहले पृथ्वी पर आया था। वो बताता है कि वो लोग कभी बूढ़े नहीं होते हैं और उनकी कभी नेचुरल डेथ नहीं होती है जब तक कोई उन्हें जानबूझकर मार न दे। ईद मरीना को बताता है कि 1 महीने पहले उसे एक रेडिएशन भेजकर पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को मिटाना था और चांद को समुद्र के ऊपर आने के बाद उसे रेडिएशन शुरू करने का ऑर्डर देना था। लेकिन उसने गलती से ये ऑर्डर तब दे दिया जब चांद ने यूरोप के कुछ हिस्से को ढक दिया, जिससे रेडिएशन रेंज वहां तक नहीं पहुंच सका, जिससे सर्कल ऑफ लाइफ में सभी लोग अभी तक जिंदा हैं। लेकिन उसके बाहर 108 मिलियन लोगों का दिमाग जैम हो गया है और वो लोग एक एलियन पपेट बन गए हैं जो बस एक ड्रोन की तरह ऑर्डर्स को फॉलो करने लगे। वो लोग जल्द ही पहाड़ के किनारे पे इकट्ठा हों और सर्कल ऑफ लाइफ के बचे हुए लोगों पर हमला करेंगे। वो मरीना को बताता है कि उनका सूरज जल्द ही खत्म होने वाला था, इसलिए उन्होंने जीने के लिए एक नया प्लेनेट ढूंढा जो कि पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी का सूरज अभी यंग है और वो लोग इस प्लेनेट पर ज्यादा देर तक आबाद रह सकते हैं। इसलिए उनके लोगों ने ईद और उसके भाई रा को पृथ्वी पर भेजा ताकि वे दोनों पृथ्वी पर जाकर उनके बाकी लोगों को एक बड़े से शिप में आने से पहले वहाँ उनके रहने लायक माहौल तैयार कर सकें। ईद बताता है कि हजारों साल पहले भी एक रेडिएशन वेव पृथ्वी पर भेजी गई थी और वो वेव मानव जात है, जो असल में पृथ्वी के मूल निवासियों को खत्म करने के लिए एलियन द्वारा भेजा गया एक बायो वेपन है। वो बताता है कि पिरामिड और पानी के नीचे शहरों को उन्हीं लोगों ने बनाया था क्योंकि वो लोग बहुत ही विकसित हो गए थे। ईद मरीना को बताता है कि उनका सोलर सिस्टम यहाँ से बहुत दूर है और उनकी कॉलोनाइजेशन शिप लाइट स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए वो लोग बायो वेपन लगी छोटी स्पेसशिप को हाइपर स्पेस से आगे भेज देते हैं, जिससे वो वहाँ तुरंत पहुँच जाती है। उसके बाद वहाँ पहुँचने के लिए अरमाडा नाम की शिप निकलती है, जिसको यहाँ यानी कि पृथ्वी पर पहुँचने पे लगभग 2 लाख वर्ष लगेंगे और तब तक ये प्लैनेट भी नई आबादी के लिए तैयार हो चुका होगा। ईद बताता है कि उसके भाई रा ने 1 महीने में क्वारंटीन जोन के बाहर 108 मिलियन इंसानों और जानवरों के माइंड को कंट्रोल करके रखा है और अब वो उसकी मदद से बाकी बचे हुए लोगों पर हमला करके पूरी पृथ्वी से इंसानों को मिटा देगा और कल ही उनका कॉलोनाइजेशन शिप आने वाला है। ईद मरीना से कहता है कि वो रा को ऐसा करने से रोक सकता है और उसे रोकने के लिए उन्हें ईद की मदद करनी होगी, क्योंकि केवल सासा ही रा को अपने सपने से ढूंढने में मदद कर सकता है। उधर ग्रुप 7 के सोल्जर्स द्वारा बिछाए गए ट्रैप में कुछ फंस जाता है और वो लोग भागकर स्टोर में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा लड़का जख्मी होकर पड़ा है। फिर वो लोग उसे उठाकर अपने अपार्टमेंट में लाते हैं और कुछ देर के बाद उस लड़के को होश आता है और वो एक सोल्जर को चाकू से हमला करके मार देता है, क्योंकि उस लड़के के ब्रेन को रा कंट्रोल कर रहा था। सोल्जर को चाकू लगते ही बाकी के सोल्जर्स उस लड़की को मार देते हैं। फिर यूरा मरीना को फोन करके सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर मरीना को ईद की बातों पर यकीन हो जाता है। उधर मिलिट्री की सभी टीमों पर ढेर सारे इंसानों का हमला होने लगता है और उन सभी इंसानों के दिमाग को रा कंट्रोल कर रहा होता है। मिलिट्री के लोग उन सभी लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उन लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे मिलिट्री की कई टीम मारी जाती है। यूरा और ओल्मा जिस अपार्टमेंट में होते हैं वो अपार्टमेंट भी ब्लास्ट हो जाता है, जिससे यूरा ओल्मा को मदद के लिए फ्लेयर छोड़ने के लिए कहता है। अब अधिकांश टीमें भी वही काम कर रही हैं, लेकिन उनकी मदद करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं था। उधर ईद सासा का माइंड कंट्रोल करके रा का पता लगाने लगता है और सासा पेपर पर एक बिल्डिंग का ड्राइंग बनाने लगता है जहाँ पर रा मौजूद होता है। अचानक से सासा को लगता है कि रा उसे देख रहा है, इसलिए वो चौंक जाता है और अपनी आंखें खोल लेता है। वहाँ पर चेन्या भी आ गया होता है। ईद सबसे कहता है कि रा ने सासा को देख लिया है, इसलिए उसका यहाँ से जाना ठीक नहीं है और सासा यहीं बेस पे ही सुरक्षित है। अब वो लोग सासा को बेस में ही छोड़कर टैंक लेकर उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में मरीना सासा को उनके साथ न आने पर ईद के ऊपर गुस्सा हो जाती है और टैंक से बाहर निकल जाती है। तब इनके ऊपर से कई मिसाइलें बेस की तरफ बढ़ने लगती हैं और बेस को तबाह कर देती हैं। ये सब देखकर मरीना ईद के ऊपर और भी गुस्सा हो जाती है और ईद के ऊपर गन तान देती है। ईद उससे बताता है कि अगर सासा उनके साथ आया होता तो रा उसको मारने के लिए बेस को छोड़कर हम लोगों के ऊपर ही मिसाइल को गिरा देता, क्योंकि जिस तरह से हमने सासा की मदद से रा को देखा है उसी तरह से रा ने भी सासा की मदद से हमें देख लिया है।
ईद बताता है कि सासा को मारने के बाद रा सोच रहा होगा कि उसने सासा के साथ हम सभी को भी खत्म कर दिया है, इसलिए अब हमें जल्द से जल्द रा को ढूंढना होगा और अगर तुम्हें रा से अपने प्लानेट को बचाना है तो ये कुर्बानी देना बहुत जरूरी था। ये सब सुनने के बाद मरीना और बाकी के सोल्जर्स रा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ यूरा, ओल्मा और 2 सोल्जर्स एक बिल्डिंग के किनारे से गुजरते हैं जहां उन्हें एक फैमिली दिखाई देती है। दोनों सोल्जर्स उस फैमिली को गोली मार देते हैं जिसमें एक औरत भी होती है। गोली लगने की वजह से वो औरत चीखने लगती है। ओल्मा अपने कैमरे में उस औरत का वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है, जिस पर यूरा उसे वहां से लेकर जाने लगता है। ओल्मा उससे कहती है कि हमें इस औरत की जान बचानी चाहिए, जिस पर यूरा उसे समझाता है कि यहाँ पर सभी लोगों के दिमाग पर रा का कंट्रोल है और वो लोग हमें मारना चाहते हैं, जिस तरह से स्टोर वाले लड़के ने किया था। यूरा ओल्मा को समझा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कुछ और लोग आकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें उनके बाकी के सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब यूरा और ओल्मा किसी तरह से बचकर ओलेग के टीम के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर ओलेग, एलेना और कुछ सोल्जर ही जिंदा बचे होते हैं। तभी वहाँ पर वो लोग मेजर को आते हुए देखते हैं और उसे देखकर वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं कि मेजर उनकी मदद करने के लिए आया है। मेजर उन सभी को बताता है कि वो उनकी मदद करने के लिए नहीं बल्कि रा नाम के एक एलियन को ख़त्म करने के लिए आया है। मेजर बताता है कि हमारा बेस पूरी तरह से तबाह हो चुका और अब उनके छिपने का कोई ठिकाना भी नहीं है, इसलिए अब उन्हें रा को ढूंढकर मारना है क्योंकि अब हमारे बचने का और कोई भी रास्ता नहीं। अब मेजर उन सभी को अपने साथ लेकर उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है जहाँ रा को सासा ने देखा था। वो लोग जब बिल्डिंग के पास में पहुंचते हैं तो कई लोग रास्ते में हथियारों के साथ उन्हें रोकने के लिए खड़े होते हैं। तभी बिल्डिंग के ऊपर से एक आदमी उनके टैंक पर पम लेकर कूद जाता है, जिससे उनका एक टैंक तबाह हो जाता है। अब ये लोग अपने बचे हुए टैंक से उन लोगों को मारते हैं और कुचलते हुए एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो लोग उनके ऊपर हमला करना बंद नहीं करते हैं। अब वो लोग किसी तरह से बचकर रा वाले बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। वो लोग वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारते हुए टैंक से नीचे उतरते हैं। अब ईद यूरा और एक सोल्जर्स को लेकर बिल्डिंग की छत पे जाता है और बाकी के सोल्जर बिल्डिंग के गेट पे रा के लोगों को रोकने के लिए रुक जाते हैं। छत पर जाते समय बिल्डिंग के अंदर मौजूद सभी लोग उनके ऊपर हमला करके उस सोल्जर को मार देते हैं। अब ईद और यूरा बचकर बिल्डिंग की छत पे पहुंचते हैं। रा को वहाँ देखकर यूरा उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रा उसे बिल्डिंग से धक्का देकर किनारे पर लटका देता है। अब ईद रा के ऊपर हमला करने लगता है और उन लोगों के बीच में काफी देर तक लड़ाई होती है। यूरा वापस छत के ऊपर आ जाता है। तभी बिल्डिंग के नीचे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे सुनकर रा का ध्यान बढ़ जाता है और ईद इस मौके का फायदा उठाकर रा के बॉडी के भीतर से एक डिवाइस निकाल लेता है। यूरा तुरंत रा के बॉडी में एक ग्रेनेड डाल देता है, जिससे रा की मौत हो जाती है। अब ईद अपने पावर का यूज करके रा के द्वारा कंट्रोल किए गए इंसानों को आजाद कर देता है। अब बिल्डिंग के छत पे बाकी के बचे हुए सोल्जर्स भी आ जाते हैं और मरीना इससे पूछती है कि अब हमें आगे क्या करना है। ईद बताता है कि अब हमें एलियन के आने वाली स्पेसशिप का सामना करना है, जिसके अंदर मेरे जैसे ढेर सारे एलियन। तुम सभी को उन लोगों को मारना है और कैसे मारना है ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा। ईद की बात सुनने के बाद चेन्नई को बहुत गुस्सा आता है और उसे कहता है कि अगर तुम हमारी मदद करना ही चाहते हो तो 1 महीने पहले क्यों नहीं आए। अब तक 8 बिलियन मासूम लोग मारे जा चुके, तुम 1 महीने पहले ही रेडिएशन को रोक सकते थे और रा को मारकर उन सभी को बचा सकते थे। चेन्नई की बात सुनने के बाद ईद बताता है कि अगर वो ऐसा करता तो उसका ओरिजिनल प्लान बिगड़ जाता और पृथ्वी पर आने वाला स्पेसशिप डिफेंसिव मोड पर चला जाता। वो बताता है कि उनके पास कोई अंदाजा नहीं है और हमारे पास मौका है उन्हें मारने का। हालांकि ईद का मकसद कुछ और ही होता है। वो पृथ्वी पर लोगों के मरने के बाद बचे हुए लोगों के साथ उनका भगवान बनकर उनके साथ रहना चाहता था, जिससे बाकी के बचे हुए लोग उसे अपना मसीहा समझ सके। ये सब जानने के बाद एलिना ईद के ऊपर गन को तान देती है और कहती है कि अरबों लोगों को तुमने केवल अपने मतलब के लिए मरने दिया। तभी जिन्ने चाकू लेकर ईद के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ईद अपने पावर का यूज करके अपनी जगह पर मरीना को खड़ा कर देता है, जिससे जिन्ने का चाकू मरीना को लग जाता है और मरीना मारी जाती है। ये सब देखकर ओलेग ईद को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यूरा उसे ऐसा करने से रोकता है और इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। यूरा ओलेग को मारने ही वाला होता है कि तभी ओल्मा यूरा को गोली मार देती है। चेन्नई फिर से मौका देखकर ईद पर हमला कर देता है, लेकिन ईद उसे पकड़ लेता है। तभी ओलेग भी गन से ईद के ऊपर फायरिंग करने लगता है, लेकिन ईद अपने पावर का यूज करके अपने आप को ओलेग के पिता के रूप में बदल देता है, जिससे ओलेग रुक जाता है। ईद ओलेग के पिता की तरह से दिखने वाले कई लोगों को वहाँ पर खड़ा कर देता है, लेकिन इस बार चेन्नई ईद की असली बॉडी को पहचान जाता है और उसे पकड़कर बिल्डिंग के नीचे कूद जाता है, जिससे ईद और उसकी मौत हो जाती है। अब वहाँ पर केवल कुछ ही लोग जिंदा बचे होते हैं, जिनमें यूरा, ओलेग, ओल्मा और एलिना होते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ पर एलियन का स्पेसशिप आर्माडा नीचे उतरता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। जब स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है तो उसके अंदर से कोई भी बाहर नहीं निकलता है, जिसे देखकर ये सब बहुत हैरान हो जाते हैं। अब वे लोग स्पेसशिप के अंदर जाकर उसकी जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जब वो स्पेसशिप में पहुंचते हैं तो वहाँ पर ढेर सारे एलियंस को क्रायो कैप्सूल में सोते हुए देखते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उन सभी को पता चलता है कि कुछ ही देर में सारे एलियन जागने वाले, इसलिए वो लोग उन एलियन को मारने के लिए उनके कैप्सूल में आने वाले ऑक्सीजन के पाइप को काटने लगते हैं। सभी पाइप्स को काटने के बाद जब वो लोग आखिरी चैम्बर में पहुंचते हैं तो वहाँ पर केवल एलियन के बच्चों की कैप्सूल होते हैं।
वे लोग उन बच्चों को मारने के लिए ऑक्सीजन के पाइप को नहीं काटते हैं और कुछ देर के बाद सभी कैप्सूल से बच्चे बाहर निकलने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी की कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।